क्लास शुरू करते हैं प्रॉपर। जी, तो हम लोगों ने डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन का शुरू किया हुआ था और बेसिकली मैंने आप लोगों को इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में बताया था कि जो हमारे पास डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन में जो स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो दो किस्म के स्ट्रक्चर्स होते हैं। एक आपका हो जाता है इसमें फिजिकल स्ट्रक्चर, जिसमें डाटा फाइल्स वगैरह आ जाती हैं। एक आपका इसमें हो जाता है लॉजिकल स्ट्रक्चर। और लॉजिकल स्ट्रक्चर की जब हमने बात की थी तो हमने कहा था लॉजिकल स्ट्रक्चर में आपके पास यहाँ पे डेटा टेबल स्पेसेस का जो कॉन्सेप्ट है वो आ जाता है, और उसी के साथ फिर हम टेबल्स वगैरह का जो है वो लिंक कर देते हैं। जैसे अभी मैं आपको एक डायग्राम दिखा भी देता हूँ जिसमें आपको लॉजिकल स्पेस जो है वो नजर आ जाएगी। जैसे ये ओरेकल का लॉजिकल स्टोरेज स्ट्रक्चर है, इसमें टेबल स्पेसेस का कॉन्सेप्ट था, जिसमें हमने देखा था कि मल्टीपल टेबल स्पेसेस आपके पास होती हैं। जैसे सिस SYS सिस के नाम पे टेबल स्पेस होती है, सिस ऑक्सिलरी के नाम पे टेबल स्पेस होती है, यूजर्स की टेबल स्पेस होती है, बिग फाइल की टेबल स्पेस होती है, एटसेट्रा। इस तरह की बेशुमार टेबल स्पेसेस हैं जो कि हमारे पास जो है वो एग्जिस्ट करती हैं। फिर हमने कहा था कि एक टेबल स्पेस जो है वो बेसिकली मल्टीपल सेगमेंट्स पे कंप्राइज्ड होती है। एक टेबल स्पेस पे मल्टीपल सेगमेंट्स होते हैं। फिर हमने कहा था कि एक सेगमेंट में मल्टीपल एक्सटेंट होते हैं, ठीक है, ब्लॉक्स जिन्हें हम छोटे छोटे यूनिट्स कहते हैं। फिर एक एक्सटेंट के अंदर मल्टीपल ब्लॉक्स होते हैं, और एट द एंड आपका डाटा डाटा जो होता है वो बेसिकली ब्लॉक्स में सेव हो रहा होता है, क्योंकि जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज होता है आपका, वहां पे डाटा बेसिकली जो है वो सेव हो रहा होता है। और फिजिकली अगर हम बात करें तो एक्चुअली तो डाटा, आपका जो डाटा होता है, जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो टेबल्स में जा रहे होते हैं। हम डेटाबेसेस की जब बात करते हैं तो हमें हमारा रिकॉर्ड जो है वो टेबल्स में जा रहा होता है। अब ये जो टेबल्स है ना, ये लॉजिकल कॉन्सेप्ट है। टेबल्स हमारे पास हार्ड में या डिस्क में एग्जिस्ट नहीं करते। टेबल हमारे पास जो है वो हार्ड या डिस्क में जाके प्लेस नहीं होता। हार्ड या डिस्क में तो आपका डाटा जो है वो आपको पता है बाइनरी फॉर्मेट में सेव होना होता है। तो ये जो हम बातें कर रहे हैं ना, टेबल्स बनते हैं या टेबल स्पेसेस बनती हैं, स्पेसिफिकली ओरेकल डेटाबेसेस के अंदर टेबल स्पेसेस बनती हैं, जो कि बेसिकली फाइल्स ही हैं यहाँ पे। ये ये सारी लॉजिकल डिस्कशन है। अगर फिजिकली बात करें तो फिजिकली तो आपके पास डिस्क में डाटा सेव होता है, और वो डाटा फाइल्स की शक्ल में सेव होता है, ठीक है। डाटा फाइल्स बेसिकली फाइल्स हैं, डिफरेंट फाइल्स होंगी जिनके अंदर आपका डाटा सेव हुआ करेगा, क्योंकि आपका जो डाटा होता है, डाटाबेसेस का जो रिकॉर्ड होता है वो मल्टीपल टाइप्स का होता है। जैसे एक आपका रिकॉर्ड है जिसमें डाटा सेव करना होता है आपने, एक आपका डेटाबेसेस का रिकॉर्ड है जिसमें आपने लॉग मेंटेन करना होता है, एक आपका डेटाबेसेस का रिकॉर्ड है जिसमें आपने ये बताना होता है कि आपने कौन से टेबल के कौन कौन से रिकॉर्ड्स को अपडेट किया है या इंसर्ट किया है या डिलीट किया है, ठीक है। मतलब मॉडिफिकेशन इंफॉर्मेशन वो एक डिफरेंट फाइल में जाएगी, आपका ओरिजिनल डाटा एक डिफरेंट फाइल में जाएगा। इसी तरह से आपकी जो लॉग इंफॉर्मेशन है ना, वो एक डिफरेंट फाइल में जाएगी। आपकी डिक्शनरी, डाटा डिक्शनरी जिसे मेटा डाटा बोलते हैं, डाटा अबाउट डाटा, वो एक डिफरेंट फाइल में जाती है। तो ये जो फाइल्स की या डाटा फाइल्स की बात है वो हम फिजिकल स्टोरेज स्ट्रक्चर के ऊपर जाते हैं। अभी मैं बता रहा हूँ कि अब लॉजिकल स्टोरेज स्ट्रक्चर देख रहे होते हो, जिसमें टेबल्स हैं। जितना हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है डेटाबेसेस के हवाले से, तो टेबल्स पढ़े हुए हैं हम लोगों ने व्यूज पढ़े हुए हैं, हम लोगों ने इंडेक्सेस पढ़े हुए हैं। तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो हमारे पास लॉजिकल टेबल स्पेसेस, लॉजिकल डाटा स्टोरेज स्ट्रक्चर में आ जाता है। और ओरेकल के अंदर फिर टेबल स्पेसेस का कॉन्सेप्ट हम ले लेते हैं। बनते टेबल्स ही हैं यहाँ भी, ओरेकल में भी, ठीक है। फिर हमने देखा था कि हमारे पास टेबल्स की मल्टीपल टाइप्स होती हैं। फिर टेबल्स में जो रिकॉर्ड सेव किया जाता है, उन रिकॉर्ड्स की डिफरेंट डाटा टाइप्स होती हैं जिनको हम यूज करते हैं। जैसे वारशा कुछ हमारे पास जो है वो टेबल की जो डाटा टाइप्स हैं, टेबल के अंदर जो रिकॉर्ड सेव किया जाता है
उस रिकॉर्ड की जो डाटा टाइप्स हैं, कुछ हमारे पास जो हैं वो ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल डाटा टाइप्स होंगी, जैसे नंबर है, टेक्स्ट है, लॉन्ग है, डेट है। इस तरह की हमारे पास जो है वो, जो कि बिल्ट इन होती हैं ओरेकल के अंदर, हम उनको इंपोर्ट नहीं कर रहे होते, हम उनको इंटरनेट से डाउनलोड करके अपने ओरेकल के साथ जो है वो अटैच नहीं कर रहे होते, वो ऑलरेडी ओरेकल का पार्ट होती हैं। तो वो ऑलरेडी जो है वो ओरेकल का पार्ट होती हैं, जो हमारे पास बिल्ट इन डाटा टाइप्स होती हैं। तो आप देख भी सकते हैं यहाँ पे, जैसे हमने बात की थी कि यहाँ पे अक्सर डेटाबेसेस के अंदर स्ट्रिंग्स को सेव करने के लिए एक्सेप्ट एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो है ना, उसमें आप स्ट्रिंग को सेव करने के लिए टेक्स्ट यूज करते हैं, डाटा टाइप का नाम टेक्स्ट रखते हैं। जबकि और जो आपके पास डीबीएमएस हैं उसमें आप देखेंगे, आप वारचार यूज करेंगे, वारचार 2 यूज करेंगे, एन वारचार यूज करेंगे, या एरे ऑफ चार यूज करेंगे। इस तरह की आपके पास डिफरेंट जो है वो आ जाती हैं। फिर न्यूमेरिकल वैल्यूज के लिए आप नंबर यूज कर लेंगे, नंबर में प्रेसिजन डिसाइड कर सकते हैं जो भी आपने करनी हो। तो इस तरह की डाटा टाइप्स आपके पास, डेट की डाटा टाइप आपके पास होती है, डेट टाइम की डाटा टाइप आपके पास होती है, टाइम स्टैम्प की डाटा टाइप आपके पास होती है। इसी तरह से बाइनरी के लिए भी आप यूज कर लेते हैं, बाइनरी भी आपके पास कुछ डीबीएमएस में अलाउ होती है। कुछ डीबीएमएस में एक डाटा टाइप होती है बाइनरी के नाम पे, बाइट के नाम पे भी होती है। तो इस तरह की बेशुमार आपके पास जो है वो डाटा टाइप्स एग्जिस्ट करती हैं। जैसे यहाँ से भी आप लोग जो है वो कुछ देख सकते हैं जो ओरेकल का पार्ट है। ठीक है, फिर हमने बात की थी कि हमारे पास मल्टीपल टाइप्स के टेबल्स होते हैं, बेशुमार कैटेगरीज होती हैं टेबल्स की। जैसे टेम्पोरेरी टेबल है। टेम्पोरेरी टेबल जब हम क्यूरीज एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, सीक्वल स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, तो सीक्वल स्टेटमेंट्स की जो एग्जीक्यूशन होती है ना, उस वक्त फॉर द टाइम बीइंग रिकॉर्ड्स जिस जगह पे सेव होते हैं ना, जब तक वो फाइनली कमिट नहीं हो जाते, आपकी सीक्वल स्टेटमेंट्स जब तक फाइनली कमिट नहीं हो जाती, या जब तक आपकी सीक्वल स्टेटमेंट्स फाइनली अपना जो इफेक्ट होती हैं वो ओरिजिनल टेबल पे रिफ्लेक्ट नहीं कर देती, तब तक जो फॉर द टाइम बीइंग आपका रिकॉर्ड होता है ना, जो अपडेट हो रहा होता है, वो कहाँ सेव हो रहा होता है? वो टेम्पररी टेबल्स के अंदर सेव हो रहा होता है। ठीक है, तो हमने इसमें थोड़ी सी डिस्कशन ये भी की थी कि ट्रांस टेम्पररी टेबल जो है वो हमारे दो डिफरेंट लेवल्स पे यूज हो रहे होते हैं, ट्रांजैक्शन लेवल पे भी और सेशन लेवल पे भी। अगर तो आप चाहते हैं कि ट्रांजैक्शन लेवल पे टेम्पररी टेबल में फिलिंग हो और जो ही ट्रांजैक्शन खत्म हो हमारा टेम्पररी टेबल खाली हो जाए, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। आप आप जब टेबल बनाएंगे या जब जब क्यूरी लगाएंगे उस वक्त आप जब आप टेबल बनाएंगे उस वक्त आप ये ऑन कमिट डिलीट रोज की क्लॉज यूज कर सकते हैं। अगर आप ये ऑन कमिट डिलीट रोज की क्लॉज यूज करते हैं तो इसका मतलब ये है, वो कहता है कि जब आपकी सीक्वल ट्रांजैक्शन कमिट हो जाए ना, तो कमिट होने के बाद आपका जो टेम्पररी टेबल के अंदर रिकॉर्ड है वो डिलीट हो जाए, रोज डिलीट हो जाए। ठीक है, जैसे यहाँ डिफाइंड भी है, रिमूव ऑल रोज फ्रॉम द टेम्पररी टेबल व्हेन कमिट आर रोल बैक, या कमिट हो जाए या रोल बैक जब हो जाए। ठीक है, तो ये ट्रांजैक्शन लेवल पे आपका आ जाता है। फिर एक आ जाता है आपका सेशन लेवल पे, जब तक सेशन कंप्लीट नहीं हो जाता। ठीक है, सेशन मतलब एक यूजर ने लॉग इन किया, जब तक वो यूजर लॉग आउट नहीं करेगा तब तक सेशन कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, ये एक सिंपल सी एग्जांपल है। इवन के जब आप आप वेब पेजेस के ऊपर काम करते हो तो वहां भी आप सेशंस बनाते हो, वहां पे आप व्यू स्टेट्स का कॉन्सेप्ट भी एक होता है और एक सेशंस का कॉन्सेप्ट भी होता है। आप सेशंस के थ्रू जो है वो अपना रिकॉर्ड एक जगह से दूसरी जगह पे जो है मतलब एक टेबल से दूसरे टेबल, सॉरी, एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज में जो है वो ट्रांसफर कर रही होती हो सेशंस की मदद से। ठीक है, तो यहाँ भी अगर आपने अपने रिकॉर्ड को, जो कि टेम्पररी टेबल का पार्ट है, और टेम्पररी टेबल का ओरिजिनल जो आपका डेटाबेस के टेबल्स हैं जिसमें ओरिजिनल डाटा पड़ा होता है उसके साथ कोई लिंक नहीं है, ये यूं कह सकते हैं कि टेम्पोरेरी टेबल सीक्वल स्टेटमेंट्स की एग्जीक्यूशन में सपोर्टिंग बिहेवियर प्रोवाइड करते हैं या सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो सेशन लेवल पे अगर आप लोगों ने रखना हो तो आप क्या यूज करते हैं? ऑन कमिट प्रिजर्व रोज। इसमें होता क्या है
कीप्स द रोज इन टेबल बियॉन्ड द ट्रांजैक्शन बाउंड्री, यानी कि ट्रांजैक्शन बाउंड्री से आगे भी आपका रिकॉर्ड जो है वो टेबल्स में एग्जिस्ट करता है। तो ये टेम्पररी टेबल की थोड़ी सी हमने बात भी की थी पहले। वैसे अभी फिलहाल मैं आपको जो चीज़ें पढ़ी हुई हैं वही थोड़ी सी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों का जो टेम्परामेंट है वो थोड़ा सा बन जाए। उसके बाद फिर जो है वो नेक्स्ट पार्ट्स भी हम शुरू कर लेंगे साथ ही। जी, तो इसके बाद है इंडेक्स्ड ऑर्गेनाइज्ड टेबल्स, आईओटी जिसे आप कह रहे हैं। एक हमने सिंपल इंडेक्सेस का कॉन्सेप्ट पढ़ा होता है। सिंपल इंडेक्सेस में क्या होता है, आपके जो ओरिजिनल टेबल्स होते हैं उन टेबल्स में से क्यूरीज के थ्रू फास्टेस्ट एक्सेस या फास्टेस्ट रिट्रीवल के लिए हम क्या करते हैं, आपके ओरिजिनल टेबल्स के जो रोज होती हैं, रोज का लिंक जो है हम एक इंडेक्स के अंदर जो है वो भी एक टेबल होता है। इंडेक्स इंडेक्स के अंदर जो है वो हम मेंटेन कर देते हैं। जब आप क्यूरी लगाते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले इंडेक्स में से देखा जाता है कि आपका वो रिकॉर्ड जो आप चाहते हैं वो ओरिजिनल टेबल की किस रो में एग्जिस्ट करता है। जब इंडेक्स में से पता चल जाता है कि फलां रो में एग्जिस्ट करता है, तो आपका जो सीक्वल का इंजन होता है जिसने क्यूरी के अगेंस्ट आपको रिजल्ट निकाल के देना होता है, तो वो सीक्वल का इंजन क्या करता है, डायरेक्ट उस रो पे चला जाता है। कैसे पता चलता है उस रो पे जाना है, क्योंकि आपकी हर रो का जो रो आईडी है ना, या रो नंबर जो है वो इंडेक्स में मेंटेन हो रहा होता है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो इंडेक्सेस में यूज किया जा रहा होता है। अब इसमें वो थोड़ा सा बता रहा है इसके स्टार्ट में, इन आईओटी के स्टार्ट में, कि क्रिएटिंग एन इंडेक्स मेक्स फाइंडिंग अ पर्टिकुलर रो इन अ टेबल मोर एफिशिएंट। इंडेक्स बनाने का मकसद क्या है कि आपकी जो टेबल की रोज को फाइंड करना है वो एफिशिएंट हो जाती हैं। हाउएवर दिस एड्स अ बिट ऑफ ओवरहेड, लेकिन इसकी वजह से कुछ आपको ओवरहेड अटैच करना पड़ता है। वो ओवरहेड क्या है बता देता हूँ। आपने ओरिजिनल टेबल का रो आईडी और प्राइमरी की जो है उसका रिकॉर्ड इंडेक्स में मेंटेन करना होता है। तो इसका मतलब ये है, आपने इंडेक्स में प्राइमरी की का रिकॉर्ड और हर रो का आईडी और उसका रिकॉर्ड, हर रो का आईडी और हर रो का रिकॉर्ड आपने इंडेक्स टेबल में भी मेंटेन करना है। तो इससे क्या होगा, इंडेक्स टेबल भी आपका काफी ज्यादा बर्डनाइज हो जाएगा। इंडेक्स टेबल में भी आपके पास काफी ज्यादा रिकॉर्ड जो है वो सेव हो जाएगा। तो जो जो आपका ओरिजिनल टेबल एक्सपैंड करता जाएगा, इंडेक्स टेबल भी एक्सपैंड करता जाएगा, क्योंकि ऑटोमेटिकली चेंजेस हो रही होती हैं। तो ये ओवरहेड है। अब इससे बताएगा कि इससे बचने के लिए क्या है, बिकॉज डेटाबेस मस्ट मेंटेन डेटा रोज एंड इंडेक्स एंट्रीज फॉर द टेबल। अब ओवरहेड क्यों है, क्योंकि एंट्रीज मेंटेन करनी होती हैं। अब वो कहते हैं व्हाट इफ योर टेबल डजंट हैव मैनी कॉलम्स, अगर आपके पास ओरिजिनल टेबल में ज्यादा कॉलम्स नहीं है, या एंड एक्सेस टू द टेबल अकर्स प्राइमरली ऑन अ सिंगल कॉलम। ठीक है, टेबल को एक्सेस करने के लिए आप एक कॉलम का सहारा ले सकते हैं, आप एक कॉलम को यूज कर सकते हैं। तो इस केस में वो कहता है क्या करेंगे, आप इंडेक्स टेबल बनाने की बजाय आप इंडेक्स्ड ऑर्गेनाइज्ड टेबल बना लें। ठीक है, आप इंडेक्स्ड ऑर्गेनाइज्ड टेबल बनाएं। आप क्या करेंगे, आप इंडेक्स बी ट्री यूज कर लेंगे। जैसे हमने बाइनरी ट्री पढ़ी हुई है ना, आप बाइनरी ट्री इंडेक्स यूज कर लेंगे। ठीक है, बाइनरी ट्री इंडेक्स यूज करेंगे तो आप लोगों के लिए जो सर्चिंग मैकेनिज्म है वो भी फास्ट हो जाएगा, और इसके साथ साथ जो आपके पास इंडेक्स टेबल में लेंथी रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता था, अब आपको वो भी रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो आईओटी स्टोर्स रो ऑफ टेबल इन अ बी ट्री। आईओटी क्या करता है, आपके टेबल की रोज को बी ट्री में सेव करता है, वेयर ईच नोड ऑफ द बी ट्री इंडेक्स कंटेन्स। तो अभी बात हम कर रहे थे
कि बी ट्री जो है इसमें किस तरह से जो है वो रिकॉर्ड मेंटेन किया जा रहा होता है। ईच नोड ऑफ द बी ट्री इंडेक्स कंटेन्स कीड कॉलम। अब वो बता रहा है कि जो आपके पास बी ट्री होती है, जिसे आप बाइनरी ट्री कहते हैं, उसमें जाहिर सी बात है बाइनरी ट्री में आपके पास नोड्स होती हैं, ठीक है। अब वो कह रहा है कि बाइनरी ट्री की जो हर नोड होगी उसके अंदर आपका जो कीड कॉलम है, कीड कॉलम क्या होता है, वो कॉलम जिसको आपने इंडेक्स टेबल में मेंटेन करना होता है, और नॉर्मली प्राइमरी की होती है, नॉर्मली यूनिक की यूज की जाती है, चाहे वो प्राइमरी की हो चाहे वो नॉन प्राइमरी की हो। अब वो बता रहा है कि आपका जो बी ट्री इंडेक्स का हर नोड होगी उसमें बेसिकली आपकी ओरिजिनल टेबल की यूनिक की होगी, या उसके साथ साथ आप अपनी ओरिजिनल टेबल की नॉन यूनिक कीज को भी शामिल कर सकते हैं। जी, बी ट्री बेटा बाइनरी ट्री होती है, आप लोगों ने पढ़ी भी हुई है, जिसमें एक रूट नोड होती है फिर चाइल्ड नोड होती है। इसमें ये बंदिश नहीं है कि एक रूट नोड और दो ही चाइल्ड्स होंगी, ठीक है। या सॉरी, बी ट्री बाइनरी ट्री है तो इसमें एक रूट नोड होगी, उसके दो चाइल्ड होंगे, लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड, ठीक है। तो बी ट्री सिंपल बाइनरी ट्री है जो आप लोगों ने डेटा स्ट्रक्चर्स में थर्ड सेमेस्टर में पढ़ी हुई है। अब वो यहाँ ये बता रहा है कि आपने इंडेक्सेस को बी ट्रीज की शक्ल में बनाना है, जिसमें लेफ्ट नोड और राइट नोड इस तरह का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस सारी प्रैक्टिस से होगा क्या, ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल इंडेक्सेस यूज ना करने से और बी ट्री इंडेक्स यूज करने से क्या फायदा होगा। फायदा ये होगा कि आपका एक स्टोरेज स्ट्रक्चर मेंटेन हो रहा है। जब एक स्टोरेज स्ट्रक्चर मेंटेन हो रहा है तो इसका मतलब अगर आपको कहीं चेंजेस करनी है तो आपको एक स्टोरेज स्ट्रक्चर में ही चेंजेस करनी है। अब आप सेपरेटली इंडेक्स टेबल नहीं बना रहे, आपका ओरिजिनल टेबल में भी डाटा जा रहा है, इंडेक्स टेबल में भी डाटा जा रहा है। अगर चेंजेस करनी है तो दोनों जगहों पे चेंजेस करनी पड़ जाती हैं, ठीक है, और दोनों को मेंटेन भी करना पड़ता है। ये ट्रेडिशनल इंडेक्सेस में इशू था। अब यहाँ पे क्या है, आपका एक स्टोरेज स्ट्रक्चर मेंटेन हो रहा है तो इसका मतलब आपको ज्यादा चेंजेस या ज्यादा मेंटेनेंस नहीं करनी पड़ेगी दो दो स्टोरेज स्ट्रक्चर्स की, ठीक है, जो कि ट्रेडिशनल इंडेक्स टेबल्स के अंदर होता था। तो सेकंड पैराग्राफ में इसमें एक्सप्लेन भी किया गया है, द मोस्ट ऑब्वियस एडवांटेज ऑफ द आईओटी इज दैट ओनली वन स्टोरेज स्ट्रक्चर नीड्स टू बी मेंटेन्ड, कि आपको सिर्फ एक स्टोरेज स्ट्रक्चर जो है वो मेंटेन करना पड़ेगा, आपको मल्टीपल स्टोरेज स्ट्रक्चर्स मेंटेन नहीं करने पड़ेंगे, ठीक है, इंस्टेड ऑफ टू। सिमिलरली वैल्यूज ऑफ प्राइमरी की ऑफ टेबल आर स्टोर्ड ओनली वंस इन आईओटी। आईओटी में इंडेक्स ऑर्गेनाइज टेबल में सिर्फ एक जगह पे आपको जो वैल्यूज हैं प्राइमरी की वो स्टोर करनी पड़ेगी नोड्स के अंदर, ठीक है। जबकि जो आपके ट्रेडिशनल पहले वाला जो काम था उसमें आप दो दो जगह पे करते थे, ठीक है। तो ये तो हो गया इंडेक्स ऑर्गेनाइज टेबल। इसके बाद एक टेबल की डिफरेंट टाइप आ जाती है ऑब्जेक्ट टेबल। आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को भी ओरेकल के अंदर यूज कर सकते हैं, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को यूज करते हुए आप ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे और उन ऑब्जेक्ट्स को जो है वो ओरेकल की रोज में, टेबल की रोज में जो है वो सेव कर सकते हैं। उसके लिए हर ऑब्जेक्ट का एक ऑब्जेक्ट आईडी होगा। तो ये काम होना किस तरह से है, आप लोगों ने बेसिकली इंसर्ट की क्यूरी के अंदर ही ऑब्जेक्ट बनाना है और उसी वक्त आपने डेटाबेस के अंदर या आपके टेबल के अंदर जो है वो रिकॉर्ड को सेव कर देना है। जो आपका ऑब्जेक्ट होगा उसकी एक ऑब्जेक्ट आईडी होगी, वो एज अ प्राइमरी की ऑफ द टेबल कंसीडर की जाएगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स हैं, आप देख सकते हैं, ये सिंपल उसने टेबल बनाया है, यहाँ पे सिंपल एक टेबल बना के दिखाया गया है, और यहाँ भी उसने टेबल को ही कंसीडर किया है, टेबल बना के दिखाया उसने। फिर ये एक इंसर्ट की क्यूरी लगाई है उसने यहाँ पे, आप देख सकते हैं। और इस इंसर्ट क्यूरी में और नीचे वाले में डिफरेंस क्या है वो देख लें। नीचे वाले इंसर्ट की क्यूरी सिंपल क्यूरी है जो हम पहले भी पढ़ते आए हैं, इंसर्ट इनटू PERS, PERS टेबल का नाम है। क्या इंसर्ट करना है, ये वैल्यूज इंसर्ट करनी है। इसमें कोई ऑब्जेक्ट का लिंक नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं बना। लेकिन इस इंसर्ट क्यूरी में अगर आप देखें तो यहाँ ऑब्जेक्ट बना है। अब ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होता है, जब आप कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है। अब मुझे बताएं, कंस्ट्रक्टर जो होता है उसका नेम क्या होता है, उसका नेम वही होता है जो आपके पास क्लास का नेम होता है, ठीक है।
अब यहाँ पे देखें, उसने ये टेबल क्रिएट किया था ना, क्रिएट टेबल PERS ऑफ PERS अंडरस्कोर टाइप। वो कहता है इस क्लास का PERS अंडरस्कोर टाइप एक क्लास है, उसका एक टेबल बना दो PERS के नाम पे। अब टेबल तो उसका बन गया है, ऑब्जेक्ट नहीं बना। अब ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा? जब आप कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे। अब नीचे इसने ये इंसर्ट की क्यों लगाई है, इंसर्ट इनटू PERS, कि इस टेबल में इंसर्ट करो क्या? वैल्यूज। कौन सी वैल्यूज? क्या आपने ऑब्जेक्ट की वैल्यूज सेव करनी है या सिंपल वैल्यूज? अगर तो सिंपल करनी है तो नीचे वाली इंसर्ट की क्योरी। अगर ऑब्जेक्ट की वैल्यूज को सेव करना है तो आपको वैल्यूज की पैरेंथेसिस में, जो वैल्यूज की पैरेंथेसिस है, यहां पे आपको कंस्ट्रक्टर ऑफ द क्लास कॉल करना पड़ेगा। जैसे ये इसने किया हुआ है, PERS अंडरस्कोर टाइप पैरेंथेसिस और ये उसके पैरामीटर्स, ठीक है, इस कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर्स, और ये पैरेंथेसिस खत्म। तो ये वो क्यूरी है जिसको आप देख सकते हैं, जिसमें उसने क्या किया है, डेटाबेस के टेबल में आपका एक ऑब्जेक्ट जो है वो सेव किया है। क्योंकि पूरा ऑब्जेक्ट सेव हो रहा है और एज अ रो सेव हो रहा है, तो इसका मतलब है अब ये एक सिंपल टेबल नहीं होगा, ये एक स्पेशलाइज्ड टेबल होगा, जिसे आप क्या कहते हैं, जिसे आप ऑब्जेक्ट टेबल कहते हैं। तो ये एक कॉन्सेप्ट था। फिर हम आगे चलते थे, हमने कहा था कि हमारे पास एक एक्सटर्नल टेबल होता है जिसे हम यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल टेबल का कॉन्सेप्ट क्या है? समटाइम्स आप क्या करते हो, अपने डेटाबेसेस को लिंक कर देते हो किसी एक्सटर्नल सोर्स के साथ। आपका जो डाटा होता है वो एक्सटर्नली पड़ा होता है किसी सोर्स में, आप उस सोर्स में से डाटा को निकाल के अपने डेटाबेस टेबल में फिलिंग करना चाह रहे होते हो। तो इस काम के लिए आप अपने डेटाबेस के अंदर एक टेबल बनाओगे जिसके अंदर बेसिकली लिंक होगा किसी एक्सटर्नल सोर्स का। तो आपके डेटाबेस में जो टेबल बनेगा उस टेबल को हम कहेंगे एक्सटर्नल टेबल। और एक्चुअली वो जो सोर्स होगा ना, एक्सटर्नल सोर्स, जो एक्सटर्नल फाइल है, सपोज एक्सटर्नल टेक्स्ट फाइल है, जो एक्चुअली वो एक्सटर्नल टेक्स्ट फाइल जो है वो आपके डेटाबेस के अंदर कभी ना कभी एज अ टेबल कंसीडर की जाएगी। यूं कंसीडर किया जाएगा जैसे एक्सटर्नल टेक्स्ट फाइल जो थी वो आपके डेटाबेस में एक टेबल के तौर पे एग्जिस्ट की थी। तो ये कॉन्सेप्ट इसमें जो है वो सिंपली हमने यूज करना है। आप देख भी सकते हैं यहाँ एक्सटर्नल टेबल्स अलाउ अ यूजर एक्सेस अ डेटा सोर्स। एक्सटर्नल टेबल जो है वो यूजर को अलाउ करता है कि वो एक्सटर्नल डेटा सोर्स को एक्सेस करे या टेक्स्ट फाइल को एक्सेस करे एज इफ इट वर अ टेबल इन डेटाबेस। ऐसे एक्सेस करे जैसे वो एक्सटर्नल फाइल आपकी डेटाबेस के टेबल के तौर पे पहले आपके डेटाबेस में रही हो। इस लाइन का मकसद ये है कि आपको एक्सेस करने में किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मेटा डाटा फॉर द टेबल इज स्टोर्ड विद इन द ओरेकल डाटा डिक्शनरी। अब जो सोर्स होगी एक्सटर्नल सोर्स, उस एक्सटर्नल सोर्स का जो मेटा डाटा होगा, मतलब उस एक्सटर्नल सोर्स के रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन होगी वो आपके ओरेकल की डाटा डिक्शनरी में ही सेव होगी। ठीक है, एक्सटर्नल सोर्स के रिलेटेड जो मेटा डाटा होगा वो आपकी डाटा डिक्शनरी में सेव होगा, लेकिन एक्सटर्नल सोर्स का जो कंटेंट होगा वो आपके डेटाबेस में सेव नहीं होगा, वो एक्सटर्नली पड़ा होगा। ठीक है, कंटेंट्स एक्सटर्नली पड़े होंगे लेकिन उसका जो मेटा डाटा है वो आपके ओरेकल के डेटाबेस के अंदर जो डिक्शनरी होगी उसमें मेंटेन हो रहा होगा। तो ये एक्सटर्नल टेबल्स थे आपके पास। फिर एक्सटर्नल टेबल्स के बाद आप चले जाते हैं क्लस्टर्ड टेबल्स के ऊपर। अब ये क्लस्टर्ड टेबल्स क्या होते हैं? समटाइम्स क्या होता है, हम क्यूरीज यूज करते हैं और वो जो क्यूरीज होती हैं वो दो या दो से ज्यादा टेबल्स के एक स्पेसिफिक पार्ट को टारगेट कर रही होती हैं। मतलब दो टेबल्स हैं, उनके अंदर कुछ ऐसे कॉलम्स हैं जो रिपीटेडली हम क्यूरीज के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं, रिपीटेडली हम क्यूरीज के थ्रू जो है वो रिट्रीव कर रहे हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, बजाय इसके कि उन दोनों टेबल्स के उन कॉलम्स को जिनको हम रिपीटेडली एक्सेस कर रहे हैं उनको उन टेबल्स के अंदर ही रहने दें, हम क्या करते हैं उनको एक सेपरेट टेबल में ले आते हैं जिसे हम कहते हैं क्लस्टर्ड टेबल।
ठीक है, जैसे यहाँ डिफाइंड भी है, इफ two or more tables are frequently accessed together, for example the order table and line item table, then creating a cluster table might be a good way to boost the performance of the queries that reference those tables. इन केस मैंने तो कहा ना कॉलम्स, हो सकता है हम दोनों टेबल्स के सारे सारे कॉलम्स को एक्सेस कर रहे हो, ये भी पॉसिबिलिटी है. इन द केस ऑफ एन order table with associated line item detail table, the order header information could be stored in same block as line item detail. आपको याद होगा हमने OOAD में भी पढ़ा था, ऑर्डर और लाइन आइटम का आपस में लिंक होता है, जैसे सेल और सेल लाइन आइटम का लिंक होता है ना, कि एक सेल में कितनी आइटम्स आपने परचेज की हैं, एक ऑर्डर में आपने कितनी लाइन आइटम्स को जो है वो ऑर्डर किया हुआ है. ठीक है, thus reducing the amount of input output operations. अब वो यहाँ कह रहे हैं कि अगर आप उनको क्लस्टर कर देंगे तो आपके इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस जो हैं वो थोड़े से रिड्यूस हो जाएंगे, जिससे अल्टीमेटली आपकी टेबल की जो परफॉर्मेंस है वो जरा बेटर हो जाएगी. तो क्लस्टर टेबल्स आर रिड्यूस अमाउंट ऑफ स्पेस नीडेड टू स्टोर द कॉलम्स. अब इसमें जाहिर सी बात है आपकी जो स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो भी थोड़ी सी आपको कम चाहिए होगी, क्योंकि आपने क्लस्टर टेबल बना रही है, कॉलम्स जो होंगे, जो दोनों के सेम कॉलम्स होंगे उनको आपने इकट्ठा करके एक टेबल में ले आए हैं. तो इससे जैसे इनहेरिटेंस में हम करते थे ना, स्पेशलाइजेशन और जनरलाइजेशन, ये उस तरह का कॉन्सेप्ट आप कह सकते हैं. एडवांटेजेस क्या है टेबल्स को क्लस्टर करने की? अगर आप फ्रीक्वेंटली इंसर्ट, अपडेट और डिलीट ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं टेबल के ऊपर relative to the number of select statement against table. In addition, frequent queries against individual tables in cluster may reduce the benefits of clustering. अब वो बता रहा है कि अगर आप क्लस्टर टेबल बनाने के बाद भी इंडिविजुअल टेबल्स के ऊपर बार बार अगर क्यूरीज लगाएंगे तो फिर क्लस्टर टेबल का जो फायदा होगा, जो बेनिफिट होगा वो कम हो जाएगा. क्योंकि क्लस्टर टेबल बनाने का तो मकसद ये है कि अब आप अपना डाटा जो है वो क्लस्टर टेबल में से ज्यादा निकाला करें. अगर फिर भी आप इंडिविजुअल टेबल्स के ऊपर बार बार क्यूरीज लगा रहे होंगे सिलेक्शन की, तो फिर आपका जो क्लस्टर टेबल का बेनिफिट होगा वो आपको अच्छी तरह से नहीं मिल सकेगा. फिर ये हैश क्लस्टर्स वगैरह ये बेशक आप ऐसा कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, इनको छोड़ दीजिएगा. इसके बाद है पार्टीशनड टेबल. टेबल्स की पार्टीशनिंग करनी होती है आप लोगों ने, टेबल्स को पार्ट्स में डिवाइड करना होता है. समटाइम्स हमें जरूरत पड़ती है कि हम टेबल्स को जो है वो पार्ट्स में डिवाइड करें, छोटे छोटे हिस्से बना दें टेबल्स के, ताकि टेबल जो है वो इजीली मैनेजेबल हो सकें, टेबल्स में जो क्यूरीज लगाई जाएं वो जरा इजीली मैनेज हो सकें. अब ये कहाँ पे काम किया जाता है? ये बेसिकली वेयर के क्लॉज में सारे का सारा काम जो है वो किया जाता है. ठीक है, जैसे यहाँ इसने दिया भी है, द ओनली इफेक्ट दैट अ यूजर मे नोटिस इज दैट क्यूरीज अगेंस्ट पार्टीशन टेबल यूजिंग क्राइटेरिया इन वेयर क्लॉज दैट मैचेस द पार्टीशनिंग स्कीम रन अ लॉट फास्टर. पार्टीशनिंग स्कीम जो भी आपने यूज की होगी, अगर आपकी क्यूरी उससे मैच कर रही होगी तो जरा फास्टर काम हो जाएगा. अक्सर बैकअप्स के अंदर हम पार्टीशन टेबल्स यूज कर रहे होते हैं, ताकि अगर एक पार्टीशन खराब भी हो जाए तो दूसरी पार्टीशन हमारे पास जो है वो अवेलेबल हो और हम वहां से जो है उसको यूज कर सकें. इस तरह की सारी कहानी जो है वो इस सेकंड पैराग्राफ में लिखी हुई है. देयर आर मैनी एडवांटेजेस ऑफ पार्टीशनिंग फ्रॉम डीबीए पॉइंट ऑफ व्यू. इफ वन पार्टीशन ऑफ द टेबल इज ऑन करप्टेड डिस्क, अगर एक पार्टीशन करप्टेड डिस्क वॉल्यूम के ऊपर पड़ी हो, other partition in the table are still available for user queries while damage volume is being repaired. ठीक है, तो अगर एक पार्टीशन में प्रॉब्लम आ गई है तो आप दूसरी पार्टीशन यूज कर लें, और साथ ही साथ जो जिसमें पार्टीशन में प्रॉब्लम आई है, करप्ट हुई है, आप उसको साथ साथ जो है वो रिपेयर करते जाएं. तो ये फायदे हैं यहाँ पे इसके. पार्टीशनिंग किन बेसिस पे की जा सकती है? रेंज की बेस पे. जैसे परचेजिंग करते हैं और आपके पास डिफरेंट टेबल्स हैं जो परचेजिंग का रिकॉर्ड रखते हैं. अगर आप 25 मई 2004 को परचेजिंग करते हैं तो आपके एक साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं, तो आप देख लें इसमें मई 25 जो है वो किस क्वार्टर में आता है. ये फिजिकल ईयर, ये क्वार्टर 2 में आता है. तो वो क्या करेगा, 25 मई 2004 को क्या करेगा, इसको क्वार्टर 2 की पार्टीशन में ऑटोमेटिकली सेव कर देगा. मतलब आप अगर किसी रेंज की बेस पे पार्टीशनिंग कर रहे हैं, ठीक है, जैसे आप कहते हैं 1 से लेके 10 तक एक
पार्टीशनिंग है, 11 से 20 तक एक पार्टीशनिंग है। ग्रेडिंग सिस्टम, 1 से 10 तक ए ग्रेड, 11 से 20 तक बी ग्रेड, कोई भी इस तरह के ग्रेड्स दे दें। तो जब आप वैल्यू एंटर करेंगे, आपकी वो वैल्यू जिस भी पार्टीशन में एग्जिस्ट करती होगी, आपकी वो जो वैल्यू होगी जिस पार्टीशन में एग्जिस्ट करती होगी, ऑटोमेटिकली उस पार्टीशन में सेव हो जाया करेगी, जिस रेंज में एग्जिस्ट करती होगी। फिर लिस्ट पार्टीशन, एक लिस्ट होगी, जैसे ड्रॉप डाउन लिस्ट में कंट्रीज होती हैं। आप जिस रीजन से, फर्ज करें आप के पास 5 रीजन हैं, प्रोविंसेस हैं, आप जिस रीजन में बैठ के कोई चीज परचेज करेंगे, ऑटोमेटिकली वो आपके उस रीजन की पार्टीशन के अंदर जो है वो आपका रिकॉर्ड मेंटेन कर दिया जाएगा। जैसे पंजाब के, पी के, सिंध वगैरह है, तो आपके रीजन वाइज पार्टीशन जब बनाई जाती हैं तो ये लिस्ट पार्टीशन होती है, क्योंकि इसमें यूनिक लिस्ट प्रोवाइड की जाती है, और उस यूनिक लिस्ट में से ही आप कोई एक आध सिलेक्शन करते हैं और आप उस पार्टीशन में फॉल करना शुरू कर देते हैं। फिर कंपोजिट पार्टीशन है, जिसमें आप रेंज और लिस्ट पार्टीशन दोनों को इकट्ठा करके जो है वो कर सकते हैं यूज, या और भी जो आपकी पार्टीशनिंग की स्कीम्स हैं उनको भी आप इसमें यूज कर सकते हैं। फिर हमने बात की थी कंस्ट्रेंट्स की। आप लोग अपने टेबल्स के ऊपर मल्टीपल कंस्ट्रेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। कंस्ट्रेंट्स बेसिकली रूल्स ही होते हैं जिनको आप लोगों ने अप्लाई करना होता है। तो आप अपने टेबल्स के ऊपर जो है वो मल्टीपल कंस्ट्रेंट्स जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, ताकि जब भी डाटा सेव किया जाए या डिलीट किया जाए तो उन कंस्ट्रेंट के अकॉर्डिंगली डिलीट या सेव किया जाए। ठीक है। आप अगर चाहते हैं कि कंस्ट्रेंट खत्म कर दी जाए तो आप कंस्ट्रेंट को डिसेबल कर लें। अगर कंस्ट्रेंट को लागू करना चाहते हैं तो कंस्ट्रेंट को एनेबल कर लें। टेबल को बनाते वक्त भी ये काम किया जा सकता है, या बने हुए टेबल को आल्टर करके भी ये काम किया जा सकता है। आपको पता है कि टेबल की डेफिनेशन को चेंज करने के लिए हम आल्टर की क्यूरी यूज करते हैं, और टेबल बनाने के लिए क्रिएट यूज करते हैं। जैसे यहाँ शायद ये एग्जांपल दी भी हुई है, यहाँ पे इन्होंने टेबल बनाया और उसी वक्त उसने डिफरेंट कंस्ट्रेंट्स को अप्लाई कर दिया है। ठीक है। अब एक इसमें आ जाता है वैलिडेट और नो वैलिडेट। सपोज आपने टेबल बना लिया हुआ है, कुछ रिकॉर्ड उसमें एंटर कर दिए हुए हैं, बाद में आपको याद आता है कि जनाब आप कंस्ट्रेंट अप्लाई करना चाहते हैं उस टेबल में, आपने कंस्ट्रेंट को इनेबल कर दिया। अब जो पहले से रिकॉर्ड एंटर किए हुए हैं, क्या उन रिकॉर्ड्स के ऊपर भी वो कंस्ट्रेंट लागू करनी है जो अभी आपने लगाई है, या पहले से जो रिकॉर्ड्स आपने एंटर किए हुए हैं उनके ऊपर कंस्ट्रेंट लागू नहीं करनी? अगर तो पहले वाले रिकॉर्ड्स के ऊपर भी कंस्ट्रेंट को अप्लाई करना है तो फिर आप वैलिडेट करेंगे, एनेबल तो करेंगे, कंस्ट्रेंट एनेबल तो करेंगे। एनेबल करेंगे तो कंस्ट्रेंट टेबल पे लगेगी, टेबल के कॉलम्स पे लगेगी, जिस कॉलम पे आपने लगानी है। लेकिन उसके साथ साथ आप वैलिडेट करेंगे। ठीक है। मतलब कि अगर जो पुराना रिकॉर्ड आपने उस कॉलम में जो एंटर किया हुआ है, जब वो पुराना रिकॉर्ड भी फेच किया जाएगा तो वो भी वैलिडेट होगा। अगर आप कहते हैं जी पुराना रिकॉर्ड वैलिडेट ना हो, बस जो नया रिकॉर्ड अब एंटर किया जाए सिर्फ वही वैलिडेट हुआ करे, तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आप नो वैलिडेट की जो कमांड जो है वो यूज करेंगे, या जो क्लॉज जो है वो यूज करेंगे आल्टर में, या हाँ आल्टर में यूज करेंगे, क्योंकि क्रिएट करते वक्त तो आप इनको यूज नहीं करेंगे। ठीक है। क्रिएट करते वक्त आप एनेबल और डिसेबल ही कर सकते हैं। फिर उसके बाद जब रिकॉर्ड्स एंटर करते हैं तो उसके बाद फिर आपने वैलिडेट और नो वैलिडेट को जो है वो डिसाइड करना होता है कि क्या जो पुराना रिकॉर्ड आपने एंटर किया हुआ है, जब उसको हम फेच करेंगे या उसको जब हम अपडेट करेंगे, तो क्या उसको भी आपने वैलिडेट करना है या नहीं करना। ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप लोगों ने करनी होती हैं इसमें। यहाँ तक कंस्ट्रेंट्स के हवाले से चीजें थी। अभी आपका सेशन एक्सपायर हो जाएगा, तो बाकी जो काम है आप लोगों का वो इसके बाद नेक्स्ट सेशन होगा। इसके बाद दोबारा मैं फिर लिंक सेंड करता हूँ आप लोगों को, तो दोबारा से ज्वाइन करें, ताकि जो 15 मिनट और हैं उसमें भी हम लोग ये कम से कम कंस्ट्रेंट्स वाला जो टॉपिक है वो कवर कर लेंगे। अभी मैं इस मीटिंग को फिलहाल खत्म कर रहा हूँ।